तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ये 2 kg और 3 kg रखे हुए हैं, ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी होगा ये इक्विलिब्रियम पे ना, ऐसा बोला है कि इक्विलिब्रियम पे है, देखो लिख भी रखा है कि 2 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसने स्प्रिंग को कुछ दबा रखा है, और वो भी बता रखा है कि इसने स्प्रिंग को कितना दबा रखा है। इक्विलिब्रियम के केस में 2 kg के ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबा रखा होगा, भाई नीचे 2 kg के ब्लॉक पर नीचे mg लगेगा 20, तो उसको बैलेंस करने के लिए kx ऊपर लगेगा, तो x कितना दबा हुआ है, तो मतलब असलियत में इक्विलिब्रियम, सॉरी असलियत में नॉर्मल लेंथ यहाँ कहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम है, तो ये इतना दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि 2 kg को और कितना दबाया जाए कि जब 2 kg को छोड़ा जाए, तो 3 kg का ब्लॉक अपनी सतह से कांटेक्ट हटा ले। कितना बढ़िया सवाल है, करो। देखो करें, तो भाई सबसे पहले हमें ये तो पता लग गया कि ये कौन सी पोजीशन है, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होगी वो यहाँ कहीं होगी, नॉर्मल पोजीशन, मतलब अभी ब्लॉक को कितना दबाया जा चुका है, ये है नॉर्मल, या फिर वो नेचुरल लेंथ हो गई स्प्रिंग की, तो मतलब स्प्रिंग को कितना दबाया जा चुका है ये हमें पता लग गया। स्प्रिंग को दबाया जा चुका है 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसका एफपीडी बनाता हूँ मैं, तो नीचे लग रहा है इसमें 20 न्यूटन और ऊपर लग रहा है के एक्स, और एक्स बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस चीज का फायदा उठाते हुए मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूँ स्प्रिंग की, तो यहाँ से मैंने के एक्स बराबर एम जी किया, तो के की जगह के रखा, 1 सेंटीमीटर है यानी कि कितना हो गया, एक्स यहाँ पे 1/100 जो मीटर में रखते हैं, और एम जी कितना हो गया 20, तो के कितना आ गया यहाँ पे 2000 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, के की वैल्यू मिल गई। तो ये डेटा हमें क्यों दे रखा था 1 सेंटीमीटर वाला, ताकि हम के की वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि आगे फिर वो काम आएगी, ठीक है। अब क्या किया है, ये बोला गया है कि जो ब्लॉक है उसको दबाया गया है, उसको नीचे दबाया गया है, राइट। तो मान लो ब्लॉक, सबसे पहले बताओ कि फाइनली करना क्या है, फाइनली 3 kg के ब्लॉक को सतह से संपर्क छोड़ देना पड़ेगा, छुड़वाना है, सतह से संपर्क छुड़वाना है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ पहले, ऐसा हो कैसे सकता है कि, मैं लास्ट वाला केस बनाता हूँ पहले। तो लास्ट वाला केस क्या है, देखना ध्यान से, कि मान लो यहाँ पे है 3 kg का ब्लॉक, ठीक है, ऊपर क्या लग रही होगी, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, भाई इसका एफबीडी बनाते हैं, तो नीचे कितना लगेगा 13 न्यूटन, है ना। ऊपर क्या लगेगा, एक तो नॉर्मल लगेगा और एक लगेगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स, कुछ लगेगा एक्स, ये वाला एक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका एक्स का काम तो यहीं खत्म हो गया है ना, ये अलग एक्स है। तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा तभी पहली बात तो ये उठ सकता है, और स्प्रिंग फोर्स ऊपर कब लगेगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस नहीं इलोंगेट होगी। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, तो अभी यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो आप देखो अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना, तो ये दोनों साइड कैसे फोर्स लगाएगी, ये स्प्रिंग अभी इस पॉइंट पर ऊपर फोर्स लगा रही है, देखो के एक्स हमने ऊपर लगाया, और यहाँ पे किधर फोर्स लगा रही है, नीचे लगा रही है, ये यहाँ पे नीचे लगा रही है, ध्यान से देखो इधर, इस तरीके से। तो स्प्रिंग अगर दबी हुई है तो ये 2 kg को ऊपर धक्का मारेगी, 3 kg को नीचे धक्का मारेगी, तो जब तक स्प्रिंग दबी हुई है तब तक तो ये 3 kg का ब्लॉक उठ नहीं सकता, सतह से उठ नहीं सकता। इसका मतलब ऑब्वियस है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से, ये जो नॉर्मल लेंथ आ रही है ना यहाँ से, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से ऊपर है, पहली बात तो ये पता लग गई कि स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल लेंथ से ऊपर है, इतनी खिंची हुई है, कितना खिंची हुई है, एक्स खिंची हुई है,
तभी तो ये यहाँ पे kx फोर्स लगा पा रही है। ठीक है, तो हम ये x निकाल लेते हैं कि स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से कितना खिंची हुई है। तो मतलब यहाँ पे कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि अगर मैं नॉर्मल लेंथ यहाँ से खींच के ऐसे बना लूँ कि भैया ये लाइन तो है नॉर्मल लेंथ की, तो ब्लॉक नॉर्मल लेंथ से भी ऊपर होगा, मान लो यहाँ होगा 2 kg का, और ये स्प्रिंग इस तरीके से इसमें कनेक्टेड होगी, इस तरीके से। तो स्प्रिंग यहाँ पे ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे नॉर्मल लेंथ से भी ऊपर है, और स्प्रिंग यहाँ पे कितना खिंची हुई है, स्प्रिंग यहाँ पे x इलोंगेट है, तभी तो ये इस 2 kg के ब्लॉक पर तो नीचे फोर्स लगाएगी, और इस 1 kg के ब्लॉक, सॉरी 3 kg के ब्लॉक पर ये ऊपर फोर्स लगाएगी, इलोंगेट है ना। तो अब ये x मैं निकाल लेता हूँ, ये इलोंगेशन कितना आना चाहिए। तो वही, अगर हम इसको सतह से उठाना चाहते हैं तो नॉर्मल 0 होना चाहिए, तो यहाँ से kx बराबर आ गया 30, और k की वैल्यू हमें पता है 2000, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 30 अपॉन 2000, ये तो मीटर में आ गई, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं, चलो अलग स्टेप में चेंज कर देंगे, ये तो क्या आ गई मीटर में। अब इस मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ गया ये, x बराबर 3/2 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता लग गया क्या कि अगर आप इस ब्लॉक को ऊपर उठाना चाहते हो तो इस स्प्रिंग को नॉर्मल लेंथ से कितना ऊपर खिंचा हुआ होना पड़ेगा, x खिंचा हुआ होना पड़ेगा, और x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास कितनी, 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक सब क्लियर है। तो बेसिकली ये जो स्थिति मैंने बताई है, ये कौन सी स्थिति है, ये फाइनल स्थिति है, जब ये ब्लॉक जस्ट ऊपर उठने वाला होगा। ये स्थिति कौन सी है, फाइनल स्थिति है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है फाइनल पोजीशन, ये है फाइनल स्थिति। ठीक है, ये फाइनल है जब ये ब्लॉक ऊपर पहुंच चुका है, ये जस्ट ऊपर उठने वाला है। तो इनिशियल स्थिति क्या है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। इनिशियल स्थिति क्या है, ध्यान से देखना। इनिशियल स्थिति ये है कि जब ये तो 3 kg का ब्लॉक है ही नीचे, ठीक, ठीक है, और 2 kg के ब्लॉक को नीचे दबाया गया है, 2 kg के ब्लॉक को नीचे दबाया गया है, मान लो इतना नीचे हमने इसको दबा दिया 2 kg के ब्लॉक को। तो स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 2 kg के ब्लॉक को दबाया है, यही तो पूछा है कितना दबाया है। दबाएंगे तो क्या होगा, दबा के अब जस्ट छोड़ेंगे तो फिर 2 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाना चाहिए, इतना ऊपर जाना चाहिए। 2 kg का ब्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच जाना चाहिए। अगर ये यहाँ इतने पे पहुंच गया, कितना 3/2 सेंटीमीटर पे, तो ये 3 kg का ब्लॉक उठ जाएगा। तो अब ये वाली स्थिति हो गई इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल हो गई। जो सबसे पहले वाली स्थिति दी थी ये तो किसी काम की नहीं थी, बस इसका काम तो बस इतना था, के की वैल्यू निकालना। के की वैल्यू निकालने के अलावा इसका कोई काम नहीं था। तो ये हो गया 2 kg का ब्लॉक, और हमने इसे कहाँ से, इक्विलिब्रियम से कितना दबा दिया, ये इक्विलिब्रियम लाइन आ गई है ना। तो इक्विलिब्रियम से हमने इसे कितना दबा दिया, इक्विलिब्रियम से हमने इसे मान लो x दबा दिया, इक्विलिब्रियम से इससे हमें x दबा दिया। और यही आपको आंसर में निकालना है कि आपने 2 kg के ब्लॉक को इक्विलिब्रियम स्थिति से कितना x दबाया कि ये जब छोड़ने के बाद 3 kg के ब्लॉक को ऊपर उठा दे। तो यहाँ पे हर जगह x का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे x का मतलब ये निकाल लिया 1 सेंटीमीटर रखा के, यहाँ पे x 3/2 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से x का मतलब था कि कितना ऊपर उठेगी, ये है ना। तो आप चाहो तो मैं हर जगह x1 x2 का यूज कर सकता हूँ। देखो ये वाला x तो अलग था ही, इसको x मान लिया तो इसको x1 मान लेते हैं, ये x1 आपका आंसर है। ठीक भाई, अच्छा इसको आप चाहो तो x इक्विलिब्रियम लिख दो, ठीक है, x इक्विलिब्रियम, बस ठीक है, तीनों x अलग अलग कर दिए मैंने। तो ये तो x इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे आपको ये आंसर हो गया कि इसको इक्विलिब्रियम से कितना नीचे दबाएं कि जब इसको छोड़ें तो ब्लॉक इतना ऊपर जाए
कितना वो हमने निकाल लिया 3/2 सेंटीमीटर। कहाँ से? इस नॉर्मल से 3/2 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए, तो वो उसको ऊपर उठा लेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और ये x1 आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान काम है। अब तो हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी? तो भाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस मोमेंट पर, इस जगह पर? ये इनिशियल है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि वो अधिकतम इतना खींचना है। इससे ज्यादा तो भले से कितना भी खींचो, हमें कम से कम इतना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे 0 हो जाए, काम बन जाएगा। यहाँ से जस्ट छोड़ा है तो वेलोसिटी 0। ठीक है, और रेफरेंस भी मान लो, इसी को रेफरेंस लाइन भी मान लेते हैं। इनिशियल पॉइंट को ही हम क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। बस अब बस हमें क्या लिखना है? वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई? 0 आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई? 0, क्योंकि हमने उसको रेफरेंस मान रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन हाँ, इसमें वो है कौन सी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताओ, कौन बताएगा कि इनिशियल पोजीशन में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ये डायग्राम देखो और बताओ इनिशियल पोजीशन में, ये इनिशियल है, इनिशियल स्थिति में मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखूं? जल्दी से। हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना है मुझे, हाफ के। अब एक्स में क्या लिखूं, यही तो बात है कि एक्स में मैं क्या लिखूं? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पर एक्स में क्या लिखूं मैं? हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स क्या लिखूं? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में एक्स होता है जितना स्प्रिंग दबी हुई है नॉर्मल लेंथ से, वो होता है एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इस जगह पे, तो नॉर्मल लेंथ कहाँ है? ये रही। यहाँ पे स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से कितना दबी हुई है? तो 1 सेंटीमीटर प्लस x1। तो x1 प्लस 1 अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं, और अगर मैं इसको मीटर में लिख रहा हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा x1 प्लस 1/100, यानी कि 0.01। ये आएगा यहाँ पे। एक बार और देख लो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है कि स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ से कितना दबी हुई है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस x1, 1 सेंटीमीटर है इसलिए इसको मैंने 0.01 लिख दिया, क्योंकि मीटर में लिखते हैं, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? वो तो 0 हो गई, दिख रहा है, मैंने बताया आपको भी। यहाँ फाइनली पहुंच के यहाँ पे जस्ट 0 हो जाए तो काम भी बन जाएगा। अब यू फाइनल आपको लिखना है। तो देखो भैया, mgh लिखना है बेसिकली आपको। तो ये आप इस लाइन पे हो, अभी इतना ऊपर चले गए हो, तो बताओ ये टोटल लेंथ कितनी हुई? mgh। तो भाई देखो, ये वाली लेंथ तो हो गई x1, ये वाली लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ हो गई 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 प्लस 1, सॉरी 1.5, 1.5 प्लस 1, 2.5 प्लस x1। मैं लिखूंगा m यानी कि 2 किलो, g और h आ गए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में, है ना? 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 0.25। 2.5 सेंटीमीटर, 0.025 x1। अब बताओ स्प्रिंग एनर्जी कितनी लिखूं? फाइनल पोटेंशियल स्प्रिंग एनर्जी। ये 0.025 सही है ना? क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आएंगे बताओ? यही आएंगे, है ना?
ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा? बताओ। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से बताओ, कौन आएगा? कितनी आएगी? तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं। तो हाफ की जगह हाफ के एक्स कितना आएगा बताओ? एक्स कितना आएगा? तो हम यहाँ देखते हैं कि x वो होता है जो नॉर्मल लेंथ से कितना खिंची हुई है। तो अगर हम फाइनल पोजीशन में देखें तो ये नॉर्मल लेंथ से कितना खिंची हुई है? नॉर्मल लेंथ से ये मात्र 3.2 सेंटीमीटर खिंची हुई है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3.2 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.015 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जब भी आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपको 1000 बार समझाया है कि वो नॉर्मल लेंथ से कितना दबी है, खिंची हुई, वो लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत बढ़िया वैल्यू आएगी। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ कितना आएगा। देखो ये सॉल्व किया अपन ने, कितना बढ़िया आंसर आया, x1 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर जस्ट मैंने सॉल्व किया। के की वैल्यू 2000 और हर किसी की वैल्यू डालता गया, सॉल्व करता गया। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने वाली थी, लेकिन 20x1 से 20x1 कट गया, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी। फिर बस अंडर रूट निकाला, ये मीटर में आया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, यानी कि हमें 2 kg के ब्लॉक को कितना दबाना पड़ेगा? क्या आंसर आया है ये कि 2 kg के ब्लॉक को, यहाँ से था ना, इसको x1 नीचे यानी कि 2.5 सेंटीमीटर दबाना पड़ेगा, तो ये इतना ऊपर जाएगा कि 3 kg के ब्लॉक को ऊपर उठा ले। यही क्वेश्चन था। अच्छा, अब देखो आपको एक मजे दिलाऊं कि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो यहाँ पे जोड़ के देखो कितना आ रहा है। भाई हमको पता है ना, इक्विलिब्रियम के अबाउट सिमेट्री रहती है, ये बात हमें पता है। इक्विलिब्रियम के अबाउट सिमेट्री रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम से आप जितना नीचे दबाओगे उतना ही ऊपर जाएगा, यानी कि आपको जितना ऊपर ले जाना है उतना नीचे दबाना पड़ेगा। तो देखो ये लाइन इक्विलिब्रियम की है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन इक्विलिब्रियम की है। तो इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर ये 2 kg का ब्लॉक ले जाना है? तो देखो ये तो हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1.5 प्लस 1 कितना सेंटीमीटर आया? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसे इक्विलिब्रियम से नीचे कितना दबाना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर। यही आ गया आंसर, खत्म। देखा? बाकी आप चाहो तो पूरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कर सकते हो, वहां से भी आंसर कितना आएगा? सेम आएगा। तो हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है इक्विलिब्रियम के अबाउट सिमेट्री रहती है, तो जितना इक्विलिब्रियम से ऊपर ले जाना है हमें, उतना ही इक्विलिब्रियम से नीचे दबाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम से ऊपर कितना ले जाना है 3 kg के ब्लॉक को उठाने के लिए? 3 kg के ब्लॉक को उठाने के लिए हमें देखो, यहाँ से तो लेंथ आ गई थी 1.5 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ तो हमें इनिशियली दी हुई थी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी हो गई 2.5 सेंटीमीटर। मतलब इक्विलिब्रियम से ये ब्लॉक कितना ऊपर है 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना दबाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम से नीचे? ये तो पूछा, इक्विलिब्रियम से नीचे कितना दबाना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर दबाना पड़ेगा, तभी तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो ये आ गया आंसर 2.5। चलिए ये क्वेश्चन है, देखो। तो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी दे रखी है? L। ये लेंथ L है। इनिशियली ये स्प्रिंग ऐसे खिंची हुई है और यहाँ पे ये रिंग से बंधी है। अब हमने रिंग को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? रिंग तेजी से नीचे आएगी। इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो KX जो स्प्रिंग फोर्स है उसका कंपोनेंट आएगा, और एक mg का कंपोनेंट आएगा। तो बेसिकली ये रिंग इधर मूव करेगी नीचे, इसके पास एक्सेलरेशन होगा, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो आपको पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी बतानी है रिंग की, कि पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये एल की वैल्यू मान लीजिए आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर। एल की वैल्यू आपको 4 मीटर दी हुई है। करिए।
तो पॉइंट ए पर इस रिंग की वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बतानी है। तो मैं जैसे जैसे पूछते जाऊं वैसे वैसे आप बताते जाना। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसमें देख लेते हैं कि यहाँ से रिलीज किया है, ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन, ये नीचे आएगा खिसकता हुआ बहुत तेजी से यहाँ तक आएगा, ये हो गई फाइनल पोजीशन। और इस हाइट को अपन h मान लेते हैं, ठीक है। और रेफरेंस भी अभी डिसाइड कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल रेफरेंस हम चाहे तो इनिशियल को मान सकते हैं, चाहे तो फाइनल को। इनिशियल को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो हमने रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कितनी हो गई? 0। जस्ट रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कितनी हो गई? 0। और हमने रेफरेंस कहाँ माना है? इसी को रेफरेंस माना है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। लेकिन स्प्रिंग तो यहाँ भी खिंची हुई है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी। तो कितनी होगी बताओ? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। चलिए तो हम इसको लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं अभी लिख देता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स में अभी फाइंड करके बताऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो जब ये रिंग नीचे खिसकती होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे? ये रेफरेंस है, ये नीचे आ गया तो आपको लिखनी पड़ेगी माइनस एम जी एच प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा तो स्प्रिंग में ना कोई इलोंगेशन होगा ना ही कोई कंप्रेशन होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ में आ जाएगी स्प्रिंग। इसको सॉल्व करना है हमें, तो x की वैल्यू लिखनी है और h की वैल्यू लिखनी है। तो x और h की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास है 4 मीटर और ये एंगल है 37 डिग्री। तो इसे हम O मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं और ये A है ही। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ OP cos 37। cos 37 मतलब 4/5 बराबर कितना हो गया? OA 4 मीटर। तो बेसिकली OP कितना आ गया? 5 मीटर। OP 5 मीटर आ गया, ठीक है। और PA कितना आ जाएगा? 5 sin 37, तो 3 आ जाएगा ये। तो बेसिकली अगर हम इस डायग्राम से देखें, इस डायग्राम से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये तो आ गई h की वैल्यू। तो h बराबर आ गया 3 मीटर। और अगर x देखें तो x बेसिकली कितना आ जाएगा? तो मैं जानता हूं यहाँ पे x है स्प्रिंग में कंप्रेशन, स्प्रिंग में इलोंगेशन। इलोंगेशन होगा कि भैया यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है? 5 और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? 4। तो 5 - 4 बराबर ये आएगा 1 मीटर। तो x और h की वैल्यू हमें मिल गई, हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हाफ के, कितना दिया है हमने? 100। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर बराबर हाफ, मास कितना दिया है हमने? 2, वी स्क्वायर, वी निकालना है, फिर -2 × 10 × 3, ये हो गया। मैं सॉल्व किया तो ये आ गया 15 बराबर वी स्क्वायर माइनस 60। तो वी बराबर आ गया आपका 110 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से सिंपल। चलिए सवाल है, इसमें एक चेन है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है, वो चेन है, वो चेन एक खूंटी से या फिर हिंज बोलते हैं उसको, हिंज से टंगी हुई है। अब क्या किया है क्वेश्चन में कि इस चेन का जो सेंट्रल लिंक है, मतलब सेंट्रल पार्ट है, उसको धीरे 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 ऊपर उठाते ले गए हैं और उसको खूंटी से लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। तो इसको यहां तक ले जाने में जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसके द्वारा किया गया कार्य फाइंड करना है।
चलिए, तो सेंट्रल लिंक को उठा के ऊपर ले गए, मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको उठा के अपन यहाँ ले गए, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इस तरीके से अब सेंटर वाले पार्ट को ऊपर ले गए, फिर ये नीचे। तो मतलब देखो, सेंटर का मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई L/2, और फिर ये लेंथ हो गई L/2। आप इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/4, फिर ये वाली भी L/4, ये वाली भी L4, मिलके कितनी हो गई L/2, और फिर ये वाली हो गई L/2। तो हो गई ना टोटल लेंथ L। मतलब यहाँ पे अगर आप टोटल लेंथ देखो तो देखो, ये वाली लेंथ कितनी हो गई L/4, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई L/2। तो ये L/4 प्लस L/4 प्लस L/2, टोटल L लेंथ आ गई, ऐसा। ठीक। तो बेसिकली आपको इस सवाल में करना क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते। तो क्या लगता है यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स प्लस यहाँ पे ग्रेविटी भी वर्क डन करती है, और बहुत स्लोली लेके गए हैं, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। बहुत स्लोली लेके जाते हैं ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाता है। तो बेसिकली जो वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल होता है वो कितना आ जाता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू, सॉरी, माइनस ऑफ ग्रेविटेशन यानी माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स होता है डेल्टा यू। ठीक। तो यहाँ पे हमें डेल्टा यू लिखना है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो मैं यू इनिशियल लिख देता हूँ, आप यू फाइनल बता दो। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ इसको रेफरेंस मान लेते हैं, खूंटी कोई। तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, यहाँ से L/2 नीचे है, तो इसका यू इनिशियल हो जाएगा -mg/L/2। अब आप बता दो जल्दी से यू फाइनल, देखते कौन बताता है। चलिए मैं बताता हूँ, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले मैं, अच्छा यू फाइनल लिख रहा हूँ मैं। यू फाइनल में यहाँ पे दो तरह की मेरे को चेन दिखाई दे रही है। एक तो ये लंबी वाली चेन, और दो ऐसी छोटी वाली, छोटी छोटी वाली। तो इन दोनों का, छोटी छोटी वाली का तो सेम आएगा, क्योंकि इनकी लंबाई भी सेम है, इनका मास भी सेम है। और इस वाली का कुछ अलग आएगा। तो सबसे पहले में इनका देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो इन दो जो छोटी चेन है, इनका सेंटर ऑफ मास तो इनके बीच में होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। इसका, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो सबसे पहले मैं बड़ी वाली चेन के लिए लिख रहा हूँ। बड़ी वाली चेन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस, अच्छा, इस बड़ी वाली चेन का मास कितना हो जाएगा, इस बड़ी वाली चेन का मास कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, इसका मास कितना हो जाएगा, जिस चेन को मैंने हाईलाइट किया है, ये वाली चेन का मास कितना हो जाएगा, m/2। तो -m/2g h क्या लिखूंगा मैं, आधी डिस्टेंस, L/2 का आधा, L/4। L कैपिटल लिया है क्या हमने, स्मॉल l, तो स्मॉल l ही चलो। ठीक है, L/4। ये किसकी वाली लिख ली मैंने, ये लिख ली मैंने इस बड़ी वाली चेन की वजह से। अब दो छोटी वाली चेन की वजह से एक साथ लिख देता हूँ भाई। दो अकेली चेन का मास कितना हो जाएगा, m/4 तो मिलके कितना हो जाएगा, m/2। ऑब्वियस है, जब टोटल चेन का मास m है, और इस लंबी वाली चेन का मास m/2 हो गया, तो इनका मास कितना हो जाएगा, m/2। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस m/2g h। तो h कितना हो जाएगा देखो, तो टोटल लंबाई इनकी L/4 है, L/4 का आधा L/8। तो ये हो जाएगी यू फाइनल। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है कि यू फाइनल। तो यू फाइनल हमें मिल गया -3mgl/16। यू इनिशियल मिल गया, -mgl/2। बस अब आंसर निकालना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो वर्क डन बाय एफ आ जाएगा। यू फाइनल है -3mgl/16 माइनस ऑफ
माइनस mgl/2। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। दिस इज द आंसर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि एक चेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है और ये एक इंक्लाइन है, थीटा एंगल है इसका। यहाँ पे इस चेन को, ये चेन है ना, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस चेन को ऐसे धीरे धीरे ऊपर खींचा जाता है, ऐसे यहाँ पे एक फोर्स है, इसके द्वारा यहाँ पे धीरे धीरे खींचा जाता है, बिल्कुल स्लोली खींचा जाता है, बहुत स्लोली खींचा जाता है। और इस तरीके से खींचा जाता है कि अंत में क्या होगा कि इसका ये जो लोअर पार्ट है वो जस्ट हॉरिजॉन्टल को टच करेगा, इस तरीके से पूरी चेन आ जाएगी। देन फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये इसकी इनिशियल सिचुएशन हो गई और ये हो गई फाइनल सिचुएशन, इस तरीके से। तो आपको बताना है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना आया चेन को इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक लाने में। तो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही है कि यहाँ पे एकदम स्लोली ले जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन बराबर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि आएगी 0। तो यहाँ से बेसिकली वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, डेल्टा यू, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर हम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को ही रेफरेंस मान लें, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। तो अगर रेफरेंस लाइन यही है तो मैं कह सकता हूं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई। अगर रेफरेंस लाइन वही है तो यहां से मैं कह सकता हूं कि U इनिशियल बराबर कितनी हो गई, 0, क्योंकि पूरी की पूरी इनिशियली पूरी की पूरी जो चेन है वो हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है। एंड बात करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर हमने इसको रेफरेंस माना हुआ है इस लाइन को, तो हम देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से कितना ऊपर है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली कहाँ होगा, बीचों बीच में, क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है चेन का, बीचों बीच में मतलब कुल मिला के। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओ। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी, सॉरी, ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2। तो टोटल लेंथ L है, तो ये वाली लेंथ अगर L/2 हो जाएगी तो H कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L sin थीटा, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, प्लस में mgh, मतलब ये आ जाएगी प्लस में mgl sin थीटा, और आपने रखा फॉर्मूले में, u फाइनल हो गया mgl sin थीटा माइनस 0। तो वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल आ गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो L/2 का कंपोनेंट करेंगे तो ये L/2, तो यहाँ पे भी L/2, तो यहाँ पे भी L/2, तो यहाँ पे भी L/2। तो आंसर आएगा mgl/2 sin थीटा, ठीक। इसमें क्या है ना कि एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, आपको वर्क डन निकालना है उस फोर्स की वजह, उस फोर्स का जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का। पार्टिकल का मास 5 kg है, t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड तक, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन कर देगा फोर्स इस ब्लॉक पर। तो जब आपको पढ़ाया था तब सिखाया था 2 तरीके से, देखते कौन कौन कर पाता है, उससे पता लगेगा कि रिवीजन कैसा चल रहा है आपका। कि एक तो आप वर्क निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो dt के टर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि वर्क डन बाय ऑल बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसका भी हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज
ले सकते हैं, उससे आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ से जो भी फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से वर्क डन आ जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है हमें x बराबर टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा टाइम के साथ तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। और कितनी, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो ये मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। अब वेलोसिटी मुझे कहाँ चाहिए, फाइनल चाहिए और इनिशियल चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कहाँ मिलेगी, t बराबर 0 पर, क्योंकि हमें जो वर्क डन है वो t बराबर 0 से t बराबर 2 तक निकालना है। तो पहले t बराबर 0 पर वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, मैंने t की जगह 0 पुट कर दिया। और t बराबर 2 पर जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 12 माइनस 8 प्लस 3 7 मीटर पर सेकंड। सही है, बस ये आ गया। अब हम वर्क डन आराम से निकाल देंगे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर हाफ इंटू मास हो गया 5, v फाइनल का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्क डन आ गया 40 20 25 100 100 जूल। आया समझ। एक क्वेश्चन है इसमें 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दो ब्लॉक है 5 kg एंड 10 kg के। ये बताना है आपको, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द 10 kg ब्लॉक एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द 5 kg ब्लॉक। तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए नॉर्मल फोर्स ने 10 kg पर कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, और 5 kg पर कितना वर्क डन किया, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल। नॉर्मल फोर्स हम निकालेंगे पहले और फिर 5 मीटर के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं, कितना आ गया, टोटल फोर्स हो गया इस पे 30 और मास हो गया 15, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तो एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं 10 kg वाले का एफबीडी बना देता हूँ। तो 10 kg पे आगे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल बराबर 10 इंटू 2, तो नॉर्मल बराबर आ गया 20 न्यूटन। तो मतलब 10 kg पे तो आगे की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो इस पे वर्क डन भी हाथ के हाथ निकाल ही देता हूँ। वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो ये आ जाएगा 100 जूल। और जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये प्लस माइनस हो सकता है पर आई कैप जे कैप नहीं लगते हैं इसमें, डायरेक्शन नहीं थोड़ा ना होती है, एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। और मैं बना देता हूँ एफबीडी 5 kg का। तो 5 kg पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो आगे से लग रहा है 30 न्यूटन और एक पीछे से लग रहा है नॉर्मल जो कि है 20 न्यूटन। पर हमें वर्क डन तो केवल नॉर्मल की वजह से निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 इंटू 5, पर ये आएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट तो आगे है, ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट आगे ही होगा। तो वर्क डन कितना आ गया, -100 जूल। तो आप देखोगे टोटल वर्क डन कितना आ गया इसमें, टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, पूरा सिस्टम मिला के, पूरा सिस्टम मिला के टोटल वर्क डन कितना आ गया, 0 जूल। तो इंटरनल फोर्सों का वर्क डन 0 हो जाता है अगर सिस्टम रिजिड है, तो मतलब उसकी शेप वगैरह चेंज नहीं हो रही है, तो इंटरनल फोर्सों का वर्क डन कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक।